अगर आपको पता चले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीते दिनों मीटिंग हुई थी। कुछ मुस्लिम इंटेलिजेंशिया और जो बाकी नेताएं हैं उनकी, महमूद मदनी गए थे, जो जमीयत उलेमा हिंद के हेड हैं कमाल फारूकी साहब गए थे, बाकी लोग भी गए थे। और इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ एग्जैक्टली हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो पर सोर्सेस जानकारी बाहर आई है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि मीटिंग काफ़ी अच्छे माहौल में हुई। मदनी साहब को कोट करते हुए तो ये भी लिखा गया, उन्होंने कहा कि जो स्पीचेस में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को देखा था और सुना था, वैसे वो असल ज़िंदगी में उससे काफ़ी अलग लगे। तो एक पॉजिटिव नोट पे सारी बातें हुई हैं। लेकिन क्या इस मीटिंग को सिर्फ इसी नज़र से देखा जाए या उन सारी घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए जो बीते दिनों हम देख रहे हैं, चाहे वो सांप्रदायिक तनाव की हो, रामनवमी की हो, हनुमान जयंती की हो, और इससे पहले जो सो कॉल्ड मुस्लिम आउटरीच की कोशिशें हुई हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उनके साथ भी जो गणमान्य नागरिक हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनकी बैठकें हुई हैं और उसमें भी ऐसा बताया गया था कि कुछ इश्यूज रेस किए गए हैं और कुछ बातचीत दोनों तरफ से हुई है। तो ये फिनोमेना के लेवल पे ये कैसा है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी समझ हमारे दर्शकों को कैसी बनानी चाहिए? मैंने बीजेपी को करीब मिड 1980s से देखा है और उसमें मैंने मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या छोटे मोटे कैबिनेट के मंत्री का जो जाहिल से बयान होते हैं वही नहीं देखे हैं। मैंने बाबरी गिरते देखी, मैंने शिलान्यास होते देखा है, मैंने मोहल्ले बंटते देखे हैं, मोहल्ले के बीच की जो सड़कें हैं उनको बॉर्डर बनते देखा है, मैंने लोगों को इस बॉर्डर के उन मोहल्लों के बॉर्डर के इस तरफ से दूसरी तरफ जाते देखा है। तो क्या है कि जख्म दोनों तरफ लगे हैं और क्या है कि अजीब सा ऐसा माहौल है कि वक्त का मंजर देखिए कि एक हाथ में शीशा और एक हाथ में पत्थर लिए लोग घूमे हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम अगर ट्रेस करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की क्या हो रहा है, तो एक समय आया था, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड में, अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड में एक वक्त ऐसा आया जब बीजेपी की तरफ से लगा कि कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम वोट को थोड़ा सा कहीं पे सॉफन किया जाए अपनी तरफ से, और उसकी सॉफनिंग की चीज जो है वो अभी नहीं शुरू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 बार कोशिश की थी कि एक कमेटी बना करके कि जिसमें सुलह हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए बाबरी मस्जिद पे, और ये कोशिश राम मंदिर पे हो जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुई। क्योंकि क्या है कि आवाम जो है वो नासमझ हो सकता है, बेवकूफ नहीं है, वो भी जानता है कि नियत और बदनीयत में फर्क क्या होता है। तो मुझे याद है कि किशनगंज बिहार में 2004 में एक रैली हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, मैं था वहां पे, और उस स्पीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने जिक्र किया था, वायदा किया था कि 2 लाख उर्दू के टीचर अपॉइंट किए जाएंगे, और उसको लेकर के एक स्पाइरल शुरू हुआ जो कि मेरे ख्याल से एक कंटिन्यूएशन था 2002 का। 2002 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखिए तो जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने राजधर्म की बात करी थी, आपको याद होगा, गुजरात के दंगों को लेकर के, तो उस समय पे वाजपेयी जी ने उसी बात में बोलते बोलते आते, बाद में बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी अप्रैल 2002 में, तो उन्होंने ये उस समय पे जब जो वाजपेयी जी राजधर्म पे मोदी जी को टोक रहे थे, उन्हीं वाजपेयी जी ने कहा था कि ये याद रखना होगा कि आग पहले कहां से जलाई गई थी। तो ये बात भूली नहीं जानी चाहिए कि एक तरफ हम सोचते हैं कि वूइंग हो रही थी मुस्लिम्स की, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही थी, मगर साहब मेरी रोजी रोटी जब पोलराइजेशन से चलती है तो घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता था, किसी भी तरह से घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करेगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जिस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह भाषण दिया था उर्दू टीचर्स को लेकर के, और उसके पहले एक पब्लिसिटी फिल्म बनी थी जिसमें बीजेपी को वोट देने के लिए अपील हुई थी, जिसमें दिल्ली के शाही इमाम साहब थे, और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी साहब नाराज हो गए थे कि साहब ये हिंदुत्व की जो लाइन है, अगर आप उस समय पे जाकर के राम माधव जो आरएसएस के सबसे प्रखर प्रवक्ता होते थे उन दिनों, उनका बयान पढ़ेंगे तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे कैंपेन में आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत कम था, इसलिए हम चुनाव हारे। अब उस चुनाव का नतीजा देखिए, मैं बताता हूं। वाजपेयी जी की स्पीच,
2000 में वो जो अयोध्या में शिलादान होना था, वाजपेयी जी ने शत्रुघ्न सिन्हा से नाम के ऑफिसर को भेज के रुकवा दिया। अशोक सिंघल साहब जो वीएचपी के तो बहुत नाराज हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी हर हिंदुत्व के एपिसेंटर पे हार गया। काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों में बीजेपी हार गई। इसके अलावा बीजेपी के जो मंत्री थे बड़े बड़े, उनमें से 26 मंत्री हार गए। यह है हिंदुत्व से बीजेपी की पलायन की दास्तान। जहां मुसलमानों को रिझाने की बात होती है, वहां पे यह याद रखना पड़ेगा कि बीजेपी के दिमाग में वो एक सबक हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है कि मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम में लाना है। अच्छी बात हो, चाहे चाहे इलेक्टोरली ये बात हो, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि बीजेपी इस सबक को नहीं भूली होगी कि जिस दिन उसने बहुत ज्यादा इस लाइन को ब्रीच करने की आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट को कम किया अपने हिंदुत्व के, तो बीजेपी को करारी हार उठानी पड़ी। 2005 का भी लेसन बीजेपी नहीं भूलेगी, जब हिंदुत्व का सबसे बड़ा पहला प्रखर चेहरा जो था एल.के. आडवाणी, वो कराची में जाकर के जिन्ना की मजार पे जाके जब बोल देते हैं, तो उसके बाद से आडवाणी साहब पॉलिटिकली वर्चुअली ओवर हो जाते हैं। उसके बाद से आरएसएस उनसे अपना पल्ला झाड़ लेती है। इन्हीं इतिहास में आइए, हम जब ये रिझाने की बातें करते हैं, तो आपको मैं याद दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा, 1983 में एक नेल्ली मैसेकर हुआ था असम में जी, और नेल्ली मैसेकर में करीब 2000 लोग मारे गए थे। और उस समय में असम में चुनाव होने वाले थे। वही अटल बिहारी वाजपेयी, वही बीजेपी के बड़े नेता जो बाद में सेक्युलर फेसेस कहलाते थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि फॉरेनर्स बाहर से आए हैं, और उसमें एक लाइन अगर जोड़ दें, अगर पीछे बाद में जो उन्होंने कहा था, तो अगर पंजाब में आए होते तो इसका अंजाम दूसरा होता। तो साहब ये उन्होंने बोला था। उसके बाद 5 दिसंबर को लखनऊ में बाबरी मस्जिद की शहादत के एक दिन पहले अयोध्या में भीड़ जुटी हुई थी। वाजपेयी साहब अयोध्या लखनऊ में थे। लखनऊ में भाषण में उन्होंने नुकीले ऑब्जेक्ट्स और समतल होने की बात कही थी। उसके बाद 2002 में उन्होंने कहा था कि हालांकि वाजपेयी जी में कभी कभी ये चेंजेस, पॉलिटिकल ट्विस्ट एंड टर्न जो होते हैं ना, कि आप देखिए कि 2002 में जब वो कोalition लीड कर रहे थे, तब उन्होंने पार्लियामेंट में क्या बोला? उन्होंने कहा कि मैं विवेकानंद का हिंदुत्व मानता हूं, जो आजकल चल रहा है, वॉट एवर इज बीइंग प्रोपेगेटेड नाउ डेज, वन शुड बी वेरी, उससे सतर्क रहना चाहिए। ये वाजपेयी साहब ने कहा था। तो अगर आप अब इसको इस पूरे उसको देखें प्रकरण को, तो अब आज की हालत देखिए। कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन हटा दिया गया है और उसकी बांटा बांटी अलग शुरू हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अगर आप कह रहे हैं, जिक्र करें कि जब अभी म्युनिसिपल चुनाव होने थे, तब बड़ी बात चली थी पसमानदा मुसलमानों की। साहब बहुत बड़ी संख्या है, पीछे हैं, गरीब हैं, लेकिन साहब मुझे ये बताइए कि कैसे हम ये यकीन करें कि वोट के लिए कोई कोशिश की जा रही है, बल्कि बनिस्बत की वो एक टेम्पलेट नहीं है, जब बुलडोजर सिर्फ एक ही कौम के लोगों के पे चल रहे हैं। तो जब वो बुलडोजर चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम उस चीज को नजरअंदाज करके इस वोइंग के लिए चले जाएंगे? योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मार्च के महीने में 2022 में चुनाव के बाद उन्होंने 1300 मुस्लिम जोड़ों की शादी करवाई थी। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम्स में योगी आदित्यनाथ साहब की इमेज अलग है? मैं आपको वाकया बताता हूं 2019 का। 2019 को मैं देवबंद दारुल उलूम के ठीक पीछे के इलाके में एक मुस्लिम मोहल्ला था, 100% मुस्लिम थे। उसके अंदर जब मैं घुसा, तो साहब वहां पे 3-4 लगातार मकान बन रहे थे एक दूसरे के साथ साथ। तो वहां पे कई सारी महिलाएं खड़ी थी और वो सुपरवाइज कर रही थी मकानों को अपने। तो मैंने पूछा कि मकान बनवा रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने जी कहा जी। उसके बाद मैंने पूछा कि तो ये आप लोग लोन लेके बनवाते कैसे? कहती नहीं, वो मोदी जी की स्कीम है, उससे बन रहा है। वो बात उन्होंने स्वीकारी। तो मैंने कहा अच्छा। तो थोड़ी मुझे हैरत हुई कि वो मोदी जी संबोधन में आ गया था, क्योंकि मेल्स का जो कॉन्वर्जेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। महिलाएं ज्यादा सोशली सैवी होती हैं। तो मैंने पूछा कि तो क्या आपको ये मकान ही मिले हैं कि कुछ और भी मिला है? तो कहा नहीं, हमारे तो कार्ड भी बने हैं, आयुष्मान कार्ड। मैंने कहा अच्छा साहब, तो आयुष्मान कार्ड क्या है? कहती नहीं। उन्होंने बगल में खड़ी महिला का दिखाया कि इनके बेटे के अल्सर था सर के अंदर, 3.5 लाख रुपए का दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, वो उन्होंने बताया। मैंने पूछा चूल्हे पहुंचे हैं गैस के, जो उज्ज्वला योजना के?
तो मेरे को बगल में ले गई, कहा आइए चाय पिलाते हैं आपको। हर घर में चूल्हा था। जब इतना मैंने काफी देर देख लिया तो फिर से वही, महिलाओं का सोशल पोजीशनिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है कि आप लोगों को सबको स्कीम का बेनिफिट मिला है, पहले मिलता था? कहती नहीं, पहले कुछ नहीं मिलता था, पहले कतई नहीं मिलता था। यानी हम ये सोच नहीं सकते थे कि हमारा अपना पक्का मकान होगा यहाँ पे और बहुत सारे घर बनके खड़े हो गए मोहल्ले में। तो मैंने मुझसे पूछा तो फिर वोट क्यों नहीं देते, क्यों ट्रस्ट का डेफिसिट है, जो बात कही गई। तो उन्होंने कहा साहब ये सब मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही हिंदू मुसलमान आ जाता है। तो वो जो हिंदू मुसलमान आ जाता है, वो जो स्वयंवर में आप माला लेके कर खड़े हैं, मगर उसी जो लड़की है उसी के माता पिता को गाली देंगे तो साहब वो माला नहीं डालेगी आपके गले में, वो आपके पास नहीं आएगी। तो वो एक परेशानी है। उसके अलावा आप असम में देखिए, असम का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स बीजेपी का क्या है। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जो हैं वो नए हिंदू हैं, कांग्रेस से आए हैं, तो अब उनका नैरेटिव क्या है, बांग्लादेशी मुस्लिम का। आज इतने सालों से पूरा कैंपेन बांग्लादेशी मुस्लिम वर्सेस लोकल एसएमईज है। तो वहां पे आप कहां का किसको रिझा लेंगे आप, यानी लोगों को भुला देंगे साहब कि वो एमनीजिया तो नहीं हो जाएगा ना कि आधे मामलों को भूल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में क्या चुनाव होने वाला है? विकास पे हो रहा है, करप्शन है, फूट है, नेताओं की आपसी द्वंद है, लेकिन जीत का सहारा किस पे टिका हुआ? क्या बैसाखी है? 4 बैसाखी साहब, एक है हिजाब, एक है हलाल, एक है टीपू, एक है अजान। तो इन 4 बैसाखी को होते हुए क्या मुस्लिम इस बात को याद रखेगा साहब 15 बोहरा मुस्लिम हैं वहां पे फला मोहल्ले में, वो किसको वोट दे देंगे? ये एक क्राइसिस है निखिल, मैं जिसको कहता हूं कि क्राइसिस जो आउटरीच होती है वो साइडलाइनिंग हो जाती है उसकी, क्योंकि जब एक पार्टी वोट लेने के लिए नहीं गुजरती, क्या है कि उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम समाज के जो नेता हैं उन्होंने उनके साथ कितने दगा किए हैं इस देश में, क्योंकि मैं एक फेहरिस्त बना ली, क्योंकि मुझे पता था आर्ग्यूमेंट उठेगा, तो मैं उसके लिए एक तैयारी करके आया था कि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था सिर्फ 11 मुसलमान चुन के आए थे, लेकिन 1952 से 57 आते आते क्या हुआ कि 4.3% बढ़ गया, 10% मुस्लिम लोकसभा में चुन के आने लगे। एक वक्फा आया बीच में 50 से 60 के बीच में, थोड़ा खराब था उसमें। 2019 आते आते 15% इस देश की जो आबादी है उसका 5% रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्लिम लोकसभा के अंदर। जो 2014 का चुनाव था वो वाटरशेड मोमेंट था कि अगर आप बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर जो है, जो 2 इलाके थे उस समय, वहां से लेकर के गोवा कर्नाटका का बॉर्डर आए और उधर बिहार यूपी के बॉर्डर से गुजरात तक जाए, तो 13 राज्यों में एक मुसलमान चुन के नहीं आया था। तो क्या है कि कुछ समाज में ऐसा हुआ था, और वो बात जो बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कही कि एवरीबडी नीड्स टू लुक एट इट, कि मैं क्यों मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूं, मैं क्यों पीछे छूट रहा हूं। लेकिन उसमें एक आर्ग्यूमेंट अब ये भी देखिए कि बीजेपी को हम गरिया रहे हैं जी, बीजेपी की प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी पोलराइजेशन की, उसकी जरूरत है, लेकिन बीजेपी इस समय 56% लोकसभा की सीटें कंट्रोल करती है, 44% तो बाकियों के पास है। उस 44% के अंदर ये बताइए मुझे कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ 27 मुसलमान हैं? उस 44 के अंदर परसेंट के अंदर सिर्फ इतने कम एमपी क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताइए कि इस देश के अंदर अभी बोला गया कि 80 सीटें डिसाइसिव हैं, मुस्लिम जहां पे हैं, तो साहब 80 मुसलमान तो आ ही जाने चाहिए ना, क्यों नहीं दिए जाते टिकट उन लोगों को? और 14वीं लोकसभा में 30 थे साहब, 15वीं में 34 थे, 80 में 49 थे। ऐसा क्यों हुआ है? तो क्या है साहब, ये बीजेपी तब भी टिकट नहीं देती थी, एक बिरले सिकंदर बख्श साहब हुआ करते थे आमने सामने को दिखाने के लिए, आज भी उन्हीं के पास, बीजेपी के पास ऐसी ही ट्रॉफियां हैं 1-2, और लोकसभा में तो नहीं है खैर अब, लेकिन नहीं सर, अब तो एक भी नहीं है पार्लियामेंट में, एक भी मुसलमान नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, एमपी शायद बंगाल से हैं। नहीं यार, वो देखिए बात ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जो खैर खां हैं वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी तो तब भी टिकट नहीं देती थी, आज भी टिकट नहीं देती, मगर ये बताइए कि आप क्यों नहीं दे देते हैं? मुझे ये बताइए कि क्योंकि राहुल भाई आपने राजीव एक मिनट मेरे खत्म करने वाला हूं। प्रॉब्लम बताइए कि देवबंद जैसा इलाका जहां पे 70% मुस्लिम है, वहां समाजवादी पार्टी ने किसे टिकट दिया था मुझे भी मालूम है, कांग्रेस किसको देती है मुझे मालूम है, बीजेपी तो देती ही देती है। अब इसका असली
सार क्या है इस डिबेट का, मैं वो मेरे नजरिए में जी साहब, उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम जिस तरह की पॉलिटिकल कवायद कर रहे हैं, उसमें कैफी साहब ने एक बहुत बेहतरीन नज्म लिखी थी बाबरी मस्जिद 92 में जब गिराई गई थी, उसके बाद दूसरा वनवास भगवान राम का। तो उन्होंने लिखा था कि 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां मेरे घर में आए, शाकाहारी थे मेरे खंजर, थे मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, शाकाहारी थे मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे जो पत्थर, है मेरे सर की खता जो तुम्हारे सर में आया, जो जख्म मेरे सर में आए। प्रॉब्लम यह हो गई है कि बीजेपी कोशिश कर रही है अब मुस्लिम्स को एक आउटरीच की, उसका एक अलग कारण है साहब, ये बदले हुए वक्त का तरीका है। बीजेपी पहले डोमिनेंट पार्टी नहीं थी, कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, बाकी लोगों के साथ मिलके डोमिनेंट नैरेटिव इन सेक्युलर लोगों का था। बीजेपी अब आ गई है पावर पोल पोजीशन में। अब वो क्या कर रही है, उसने इन लोगों को जो मुस्लिम्स का वोट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत या उनके नाम से खूब चंदा और वोट बटोरते थे, उनको साइडलाइन कर दिया है। अब धीरे धीरे करके जब वो साइडलाइन होंगे, ये पार्टियां, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टियां साइडलाइन होंगी, तो मुस्लिम वोट की सिग्निफिकेंस अपने आप कम आ जाएगी। ये मुस्लिम वोट्स के जो सिग्निफिकेंस धीरे धीरे कम होगी, वो इससे आएगी। और उसके बाद एक स्टेट ऑफ डेस्परेशन आएगा, जो कि अभी गुजरात में लोग माने ना माने, लेकिन करीब 10 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि हमेशा मुस्लिम बीजेपी नहीं जीतती थी, वो बीजेपी जीतने लगी है। एक सेंस ऑफ डेजावू आ गया है कि साहब अब किसी और को देके कोई फायदा नहीं है, कोई और जीतेगा नहीं, ये पार्टियां बिल्कुल बेकार हैं। तो मैं जिससे नहीं बनती लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, उससे सुलह कर लूं, ये एक ट्रेंड है। और इसको मैं ये डिफाइन करता हूं कि ये एक स्ट्रेंज फिनोमेना है निखिल, जी सर। इन यूजुअली पार्टीज, यूजुअली इलेक्टोरेट्स boycott a party, but this is a new trend in India where a party is boycotting the electorate. ये अच्छे ट्रेंड नहीं है, सारी पार्टियां मिलकर कर रही हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देना बंद कर रही हैं, उनकी अहमियत कम कर रही हैं। ये जो ट्रेंड है ना, पार्टीज बॉयकॉटिंग एन इलेक्टोरेट, ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है।